channel which is Simple Learning, and today we will study class 8 history chapter named The Decline of Mughal Empire. So student, without further delay, let's get started. स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में, यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, वो धीरे धीरे कैसे खत्म हो गया, कौन, मुगल एम्पायर। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। द मुगल एम्पायर विच वाज नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव टेरिटरी, जो मुगल एम्पायर है उसको जाना जाता है अपने एक्सटेंसिव टेरिटरीज का मतलब जो उनकी दूर दूर तक फैली हुई थी टेरिटरीज। मिलिट्री माइट, उनकी मिलिट्री पावर यानी कि उनके पास कितने सिपाही थे। कल्चरल अचीवमेंट जो उन्होंने किया, किसमें, म्यूजिक में, आर्ट में। बिगिन टू डिक्लाइन टुवर्ड्स द बिगनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, खत्म होने लग गया जैसे 18th सेंचुरी की शुरुआत हुई। जो 9 मुगल रूलर्स हैं जिनको कहा गया लेटर मुगल्स, उनमें एक के बाद एक सक्सेसर आए, यानी कि एक के बाद एक राजा बने, और 50 इयर्स तक ऐसा हुआ। और औरंगजेब की जो डेथ हुई उसके बाद ऐसा हुआ। औरंगजेब की डेथ कब हुई, 1707 में। This was because none of them was powerful enough to keep the Mughal Empire united, और ये इसलिए हुआ क्योंकि उनमें से किसी के कोई भी इतना पावरफुल नहीं था कि जो मुगल एम्पायर को यूनाइट रखे, एक रख सके। क्योंकि जब साम्राज्य एक होगा स्टूडेंट, तो कोई भी पावर उसको हिला नहीं सकती। और जब वो स्प्रेड होने लग जाता है, यानी कि जब वो टूटने लग जाता है, जब वो डिवाइड होने लग जाता है आपस में अपने मतभेद की वजह से, यानी कि उनमें वार हो जाती है, रिवोल्ट हो जाती है आपस में, तो इसलिए दुश्मन को भी आराम से क्या हो सकता है, उनको डिफीट कर सकता है। द सिचुएशन बिकेम वॉर्स ड्यू टू देयर लैक्स मॉरल्स एंड इंटरनल राइवलरीज। तो ये इसलिए हुआ स्टूडेंट, जो मुगल एम्पायर वो यूनाइटेड इसलिए नहीं रह पाया क्योंकि जो वहां की सिचुएशन थी वो बहुत ही बेकार होने लगी उनकी केयरलेसनेस की वजह से, और आपस में राइवलरीज यानी कि आपस में जो वॉर होती थी। इसलिए जो मुगल्स है उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई, अदर रूलर्स को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दे दी कि वो हमें आराम से हरा सके। इट फाइनली एनेबल्ड द ब्रिटिश टू कॉन्क्यूर इंडिया। ये बहुत ही आसान हो गया था ब्रिटिश के लिए भी कि इंडिया को कॉन्क्यूर कर पाना, यानी कि जीत पाना। एज द सेंट्रल अथॉरिटी ग्रू वीक, जैसे सेंट्रल अथॉरिटी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, तो बहुत सारे रूलर्स आए और बहुत ही जो रूलर्स थे उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट अपने के लिए बना लिया। जैसे कि जो अथॉरिटी है वो कमजोर होने लगी, तो बहुत रूलर इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए जो उनके अंडर में रहे होंगे। जो मुगल गवर्नर है बंगाल, डेक्कन, अवध, उन्होंने अपने को फ्री कर दिया, किसके कंट्रोल से, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल से, और वो इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए। इट वॉज एट दिस टाइम दैट यूरोपियंस हु हैड कम टू इंडिया फॉर ट्रेड बिगिन टू एस्टेब्लिश देयर इंडिपेंडेंट टेरिटरीज इन इंडिया। और इस टाइम पे जो यूरोपियंस थे, यानी कि जो इंडिया आए थे ट्रेड के लिए, उन्होंने अपनी एस्टेब्लिश कर दी इंडिपेंडेंट टेरिटरीज इंडिया में। बाय द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी द मुगल्स, द मराठास एंड द ब्रिटिश एमर्ज एज द 3 मेन पावर्स इन इंडिया। और 18th सेंचुरी के मिडिल में जो मुगल, मराठा और ब्रिटिश थे वो एक 3 मेन पावर के उसमें उभर के आई, किसमें, इंडिया में। और जो ब्रिटिश है उन्होंने विजय पाई, यानी कि वही क्या रहे, सुपीरियर पावर बने। स्टूडेंट, ये है औरंगजेब की पिक आपको दे रखी है। अब हम पढ़ेंगे लेटर मुगल्स के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं लेटर मुगल्स में कौन थे, बहादुर शाह फर्स्ट। औरंगजेब की डेथ के बाद जैसे कि हमने पढ़ा कि सक्सेसर आए, ठीक है, और उसके बाद वो उतने पावरफुल नहीं थे, तो इसके शुरू होता है यहाँ से बहादुर शाह फर्स्ट से। जो औरंगजेब की डेथ हो गई थी वो 1707 में हुई, और उसके बाद वॉर ऑफ सक्सेशन हुई उनकी तीनों बेटों के बीच में, यानी कि हम में से राजा कौन बनेगा, उनका नाम है प्रिंस मोहजाम, मोहम्मद अजाम एंड काम बख्श। और जो मोहजाम है उन्होंने अपने ब्रदर को डिफीट कर दिया और बहादुर शाह फर्स्ट का टाइटल ले लिया, यानी कि वो राजा बन गए। जो बहादुर शाह है उन्होंने फेवर्ड की पॉलिसी, किसकी, कॉम्प्रोमाइज की, समझौते की, कॉन्सिलिएशन टू विन ओवर द राजपूत, यानी कि जो राजपूत है उनके साथ कैसे रहे, द मराठास एंड द सिख्स, और मराठा और सिख के साथ भी उन्होंने पीस यानी कि शांति बनाई रखी राजपूत के साथ, उनको कंफर्म कर दिया, उनको दे दिया उनके स्टेट। उन्होंने रिलीज कर दिया साहू को, जो ग्रैंडसन थे शिवाजी के, जिनको औरंगजेब ने बंदी बना रखा था, और उन्होंने हाई पोजीशन दे दी साहू को अपने प्रशासन में। और उन्होंने माफ कर दिया मराठास का जो सरदेशमुखी टैक्स होता है, ठीक है, जो 1/10 होता है लैंड रेवेन्यू, टोटल लैंड रेवेन्यू के, तो उन्होंने उसको भी माफ कर दिया। ही ट्राइड टू पैसिफाई द सिख्स बाय मेकिंग पीस विद गुरु गोविंद सिंह, और उन्होंने सिख को भी, यानी कि जो सिख गुरु गोविंद सिंह थे उनको भी उनके साथ भी शांति बनाई रखी और उनको भी हाई मनसब दे दिया। ही मेड पीस विद द बुंदेला चीफ, उन्होंने बुंदेला चीफ के साथ भी क्या बनाई रखी, शांति बनाई रखी, छत्रसाल और जाट चीफ चूड़ामान के साथ। तो स्टूडेंट, बहादुर शाह फर्स्ट ने ये किया। ही ट्राइड टू अपील, वो सभी पार्टी को खुश रखना चाहते थे और उनको हाई टाइटल दे दिया, उनको रिवार्ड दे दिया, उनको निकनेम दिया, शाही
शाह ई बेखबर, तो उनको ये निकनेम दे दिया, यानी कि हेडलेस किंग, यानी कि जिनका दिमाग ही नहीं है। तो ये हुआ कि इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, उनको रिवार्ड दिया गया और उनका निकनेम रख दिया गया। बहादुर शाह's death in 1712 plunged the empire once again into a civil war। जो बहादुर शाह की डेथ हुई 1712 में, उसकी वजह से जो एम्पायर है उसको आसान हो गया घेरना, कैप्चर करना। और किसकी वजह से, जो सिविल वार हुई। जहांगीर शाह, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो सन थे बहादुर शाह के, वो एम्परर बने उनके अपने पापा की डेथ के बाद। उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल एमर्ज किया, ठीक है, वॉर में, सक्सेशन में, पर वो इसलिए सक्सेस नहीं हुए, उनकी अपनी स्ट्रेंथ तो नहीं थी, पर वो किसके सपोर्ट से सक्सेस हुए, जुल्फिकार खान की सपोर्ट से। जो जहांगीर शाह थे वो तो वीक रूलर थे, और जुल्फिकार खान की वजह से वो क्या हो गए, एक सक्सेसफुल हुए अपनी वॉर में, जो भी लड़ाई उन्होंने लड़ी। हिज रूल केम टू एन एंड, उनका भी वो जो रूल था वो 1713 में एंड हो गया, और उनको डिफीट किया फारूक सैयार, यानी कि उनके भतीजे ने। फारूक सैयार became the emperor with the help of, अब ये जो एम्परर बने वो किसकी मदद से बने, नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। फिलहाल हम सरदेशमुखी टैक्स के बारे में समझते हैं, जिसको ट्रिब्यूट की तरह लिया जाता था मराठा से। किसके बेस पे, जो मराठा चीफ है वो हेरिडेटरी थे, यानी कि चीफ हेडमैन थे महाराष्ट्र के, उनसे लिया जाता था ये टैक्स। और ये 1/10 था टोटल रेंट रेवेन्यू के, यानी कि जो लैंड दिया जाता था उस पर टैक्स लिया जाता था 1/10 किनको, सरदेशमुख यानी कि चीफ हेडमैन को। तो ये टैक्स उन्होंने माफ कर दिया था, किसने, बहादुर शाह फर्स्ट ने। तो स्टूडेंट जो फारूक सैयार है, इनके बारे में पढ़ रहे थे, ये एम्परर बने किसकी हेल्प से बने थे ये, सईद ब्रदर्स अब्दुल्ला खान हुसैन अली खान के हेल्प से, और जिनको अपॉइंटेड किया गया वजीर और मीर बख्शी। फारूक सैयार वाज एन इनकेपेबल रूलर, ये सामर्थ्य रूलर नहीं थे, इन पे कोई भी कैपेबिलिटी नहीं थी रूलर बनने की। पर जो सईद ब्रदर्स हैं, इसलिए उन्होंने एक्वायर कर दिया कंट्रोल किस पे, अफेयर्स, यानी कि जो भी वो स्टेट के जो भी अफेयर्स थे, जो भी मुद्दे थे, उनको उन्होंने सुलझाया। दे अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, उन्होंने अडॉप्ट की पॉलिसी कि जो रिलीजियस टॉलरेंस है उसको भी। एबोलिश जिजिया, उन्होंने जिजिया वो भी, यानी कि जो मुस्लिम लोग, नॉन मुस्लिम थे, उन पे टैक्स लिया जाता था ना, जिजिया को उन्होंने ये कर भी क्या कर दिया, माफ कर दिया, खत्म कर दिया। पिलग्रिम टैक्स तीर्थयात्री कर, यानी कि जो वहां पे आएंगे घूमने फिरने, उनसे भी टैक्स लिया जाएगा, ये भी एबॉलिश कर दिया था। दे वॉन ओवर द राजपूत बाय गिविंग देम हाई पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने राजपूत के साथ भी सहमति अच्छी खासी बना ली थी, उनको हाई पोजीशन दे दी थी प्रशासन में। They granted the Marathas the Swaraj of Shivaji and the right to collect the Chauk and Sardeshmukhi of the 6 provinces of the Deccan, उन्होंने ग्रांट कर दिया मराठास को, किसका, जो स्वराज्य था शिवाजी का, वो दे दिया, माफ कर दिया, और जो राइट था वो भी ग्रांट कर दिया, यानी कि माफ कर दिया, किसका, चौथ, यानी कि चौथ भी ये टैक्स था स्टूडेंट, और सरदेशमुखी को भी, किसमें से, जो 6 प्रोविंसेस थी, किसकी प्रोविंस थी, डेक्कन की, उन्होंने ये कर भी माफ कर दिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे ना लेटर मुगल्स की जो लिस्ट दे रही है, आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन आए, बहादुर शाह फर्स्ट, फिर जहांगीर शाह, फिर फारूक सैयार, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह आलमगीर फर्स्ट, फिर शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड, बहादुर शाह जफर। तो ये आई, तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। और सबसे लास्ट जो मुगल एम्पायर है उनका नाम है बहादुर शाह जफर। सो स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे इसके बारे में कि उन्होंने क्या क्या ग्रांट किया। जो फारूक सैयार है उन्होंने ग्रांट किया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही ट्रेडिंग प्रिविलेज दे दिए उन्होंने, जैसे कि एग्जेप्शन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटीज लगेगी उनसे भी उनको मुक्त करा दिया, और वो जो काय के लिए लगती थी वो ट्रेड के लिए लगती थी बंगाल में। जो सैयद ब्रदर्स थे उन्होंने स्ट्रेंजल कर दिया फारूक सैयार को टू डेथ एंड रेज 3 रूलर्स इन क्विक सक्सेशन, और उन्होंने उसके बाद क्या कर दिया, 3 रूलर सक्सेसर बना दिए, जिनका नाम है उनके बाद, उनके डेथ के बाद बना दिए, किसने, सैयद ब्रदर्स ने। राफी उद दराजत, राफी उद दौला और मोहम्मद शाह। फॉर दिस रीजन सैयद ब्रदर्स आर नोन इन द हिस्ट्री एज द किंग मेकर, और इसी रीजन की वजह से जो सैयद ब्रदर्स है उनको हिस्ट्री में कहा जाता है किंग मेकर्स। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट जो सैयद ब्रदर्स थे उन्होंने फारूक सैयार को जो डेथ हुई, ठीक है, जो उनकी डेथ हुई उसके बाद उन्होंने 3 रूलर्स को फटाफट सक्सेसर में बना, यानी कि उनको ही रूलर बना दिया था, ठीक है। रफी उद दराजत, यानी कि जो रफी उद दराजत, रफी उद दौला और मोहम्मद शाह, ये तीनों उनके क्या, ये तीनों क्या है, सैयद ब्रदर्स हैं ये तीनों। तो इनको तीनों को बोला जाता है किंग मेकर्स। तो इसलिए क्योंकि
स्टूडेंट जो फारूक सैयार थे तो उनका जो भी मुद्दा सुलझा रहे थे वो सईद ब्रदर से सुलझा रहे थे, तो इस मौके का फायदा उठा के उन्होंने ऐसा किया। और हम पढ़ेंगे मोहम्मद शाह के बारे में। मोहम्मद शाह रूल लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 30 इयर्स। उनका जो रूल था वो कब तक चला? 30 साल तक। वो बहुत ही वीक रूलर थे और वो बहुत ही लग्जरी का मतलब होता है मजे वाली लाइफ, जिसमें कि आपको सारी चीजें मिलती हैं जिनसे आप बिल्कुल क्या फील आएगी, जिसमें आप उसी में रहना पसंद करोगे, आराम में रहना पसंद करोगे और कुछ नहीं करना चाहोगे, तो लग्जरी ये हुआ। तो मोहम्मद शाह ऐसी लाइफ जिए और बहुत ही वीक रूलर थे। तो चौथ स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा कि इन्होंने ग्रांटेड कर दिया था चौथ और सरदेशमुखी। तो सरदेशमुखी के बारे में तो मैंने बता दिया था। चौथ क्या है? एक टैक्स कलेक्टेड है जिसको टेरिटरी से कलेक्ट किया जाता था, जो किसके बाहर था? मराठास के रूल के बाहर था, और इसको यूज किया जाता था 1/4 किसका? टोटल लैंड रेवेन्यू, यानी कि 25% उस लैंड रेवेन्यू का। और वो जो सरदेशमुखी था वो 1/10 था किसका? लैंड रेवेन्यू का। आपको ऐसे ध्यान रखना है। और ये हुए टैक्स। During the reign, Nizam ul Mulk, Sadat Khan and Murshid Quli Khan set up autonomous states in the Deccan। और किसके रीन में? उनके रीन में जो निजाम उल मुल्क और सादत खां और मुर्शीद कुली खां, उन्होंने एक ऑटोनोमस स्टेट डेक्कन में बनाया, अवध और बंगाल में भी। द मराठास बिगिन देयर एक्सपेंशन। अब उन्होंने जो ये मराठा थे, इन्होंने अपना जो रूल है वो एक्सपेंड किया किधर? नॉर्थ और ओवरएन यानी कि मालवा तक भी चले गए, गुजरात और बुंदेलखंड तक भी चले गए। दे ऑल्सो रेडेड दिल्ली इन 1737। उन्होंने दिल्ली पे भी छापे मार दिए। किसके अंडर था वो? बाजीराव फर्स्ट के अंडर में था जो दिल्ली। और एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द मुगल एम्पायर। और उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि मुगल एम्पायर क्या है? वीक है। इन 1739 नादिर शाह ऑफ पर्सिया इन्वेडेड इंडिया। और 1739 में जो नादिर शाह है पर्सिया के, उन्होंने इन्वेड यानी कि आक्रमण किया इंडिया पे। ही डिफीटेड मोहम्मद शाह। उन्होंने मोहम्मद शाह को हरा दिया। किस बैटल में? बैटल ऑफ करनाल, जो भी 1739 में। 1739 की जो बैटल है करनाल की, उसमें नादिर शाह ने जब इन्वेड किया इंडिया को, तो उन्होंने मोहम्मद शाह को डिफीट कर दिया था। Thereafter he marched on to Delhi and massacred thousands of people। और इसलिए आगे बढ़े और उन्होंने बहुत ही लोगों को क्या कर दिया? नरसंहार कर दिया। उनका मैसेकर्ड का मतलब मार दिया। नदीर शाह कलेक्टेड अ बूटी ऑफ 30 करोड़ ऑफ रुपीज। और नदीर शाह ने कलेक्ट की कितनी? यहाँ देखो कितने ज्यादा पैसे इन्होंने जमा किए। इसके अलावा उन्होंने गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी भी ले गए। यहाँ से देखो कितना सारा खजाना ले गए। कोहिनूर डायमंड भी ले गए नदीर शाह। एलिफेंट, हॉर्सेस, पीकॉक थ्रोन किसकी? शाहजहां की, वो भी ले गए वो। तो आपके पास यहाँ पे जो पिक दे दी है, रेप्लिका ऑफ पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां, इसको ले गए। कोहिनूर डायमंड को भी ले गए। ये कहाँ है? अब किसके पास है? ब्रिटिश क्वीन के पास है। तो जो नदीर शाह आए उन्होंने इतना प्लंडर यानी कि इतनी लूट मचा रखी थी यहाँ, और इन चीजों को ले गए। बिफोर रिटर्निंग टू पर्सिया पहुंचने से पहले ले गए थे। नदीर शाह invasion gave a death blow to the already tottering मुगल एम्पायर। जो नदीर शाह है उनके इन्वेजन की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से जो मुगल एम्पायर है वो शेक हो गया, यानी कि जो साम्राज्य है वो फेल किया। पीरियड फ्रॉम 1748 टू 1858। जो पीरियड है 1748 से लेकर 1858 तक, उसमें हम पढ़ेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद शाह द मुगल एम्पायर एग्जिस्टेड ओनली इन नेम। अब जो मोहम्मद शाह की डेथ हो गई, जब उनको नदीर शाह ने क्या कर दिया? डिफीट कर दिया, तो जो मुगल एम्पायर है अब वो केवल नाम ही नाम का मुगल एम्पायर रह चुका था। ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि मुगल एम्पायर जिस हिसाब से उसका डिक्लाइन हो रहा था, वो अब बिल्कुल ही नाम मात्र यानी कि केवल बोलने लायक था कि एम्पायर है, क्योंकि उसमें कोई पावर नहीं रह चुकी थी। जो सक्सेसर थे मोहम्मद शाह के, अहमद शाह आलमगीर सेकंड। जो अहमद शाह का टाइम पीरियड है वो 1748 से 54 तक है, और आलमगीर सेकंड का है 1754 से 59 तक। ये क्या हो गए थे? कमजोर हो गए थे। टू प्रिवेंट फर्दर डीजनरेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। ये मुगल एम्पायर का डीजनरेशन यानी कि मुगल एम्पायर फिर से नहीं हो सकता था जैसे वो पहले था। अहमद शाह अब्दाली, वन ऑफ नदीर शाह जनरल। जो अहमद शाह अब्दाली हैं वो नदीर शाह के जनरल थे। रेडेड इंडिया सेवरल टाइम्स। उन्होंने रेड मारी इंडिया की बहुत बार। कब से? 1748 से लेकर 1761 तक। तो इतने टाइम इन्होंने क्या करें? इंडिया को लूट के ले गए, इतनी बार रेड मारी। यहाँ शाह आलम सेकंड who ascended the throne in 1759 spent the initial years wandering from place to place। So student, जो शाह आलम सेकंड थे उसके बाद वो राजगद्दी पे बैठे कब? 1759 में। और उन्होंने अपने जो शुरुआती ईयर्स थे वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में घूमने में लगाए। फार अवे फ्रॉम हिज कैपिटल, अपनी कैपिटल से दूर। इन फेयर ऑफ हिज ओन वजीर, और किसके डर के?
वजीर के डर के। इन 1764 ही ज्वाइन मीर कासिम ऑफ बंगाल, और 1764 में उन्होंने ज्वाइन किया मीर कासिम, जो कहाँ के थे, बंगाल के। एंड सुजा उद्दौला ऑफ अवध in declaring war on the English East India Company in the Battle of Buxar। और 1764 में उन्होंने इनको ज्वाइन किया और सुजा-उद-दौला को भी ज्वाइन किया जो अवध के थे, और उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ डिक्लेयर कर दी वार, जिसको बोला गया बैटल ऑफ बक्सर। आफ्टर द डिफीट एट द बैटल ही लिव्ड फॉर सेवरल इयर्स। और जब वो इस बैटल में हार गए तो वो बहुत ज्यादा साल तक जिए। कहा, इलाहाबाद में। कैसे? पेंशनर के फॉर्म में। किसकी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। जो ब्रिटिश है उन्होंने ऑक्युपाई किया दिल्ली को 1803 में, और उस ईयर से 1858 तक, जबकि जो लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर थे उनको एक्साइल किया गया। कब? रंगून में, यानी कि उनको कारावास किया गया, जेल दी गई रंगून में। द मुगल एम्पायर एग्जिस्टेड मेनली एज अ शैडो ऑफ इट्स अर्लियर ग्लोरी। और जो मुगल एम्पायर है वो ऐसे एग्जिस्ट हुआ जैसे कि उसकी केवल क्या बनी थी, उसकी ग्लोरी की अब केवल क्या रह रही थी, छाया रह रही थी। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे कैसे हुआ, जो मुगल एम्पायर है उसके बारे में बताया जा रहा है कि आगे आगे कौन से रूलर्स आए, उसके बाद कैसे कौन उनके सक्सेसर बने। तो ये अब हम पढ़ेंगे जो डिक्लाइन था मुगल एम्पायर का, उसके कारण क्या थे। जो फॉलोइंग फैक्टर लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। फर्स्ट वन इज औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी, उनकी नीतियां क्या थी। औरंगजेब गेव अप अकबर्स पॉलिसीज ऑफ डिप्लोमेसी। जो औरंगजेब हैं उन्होंने छोड़ दिए जो भी अकबर की पॉलिसी थी डिप्लोमेसी की और रिलीजियस टॉलरेंस की थी, उन्होंने उनको नहीं अडॉप्ट किया। उन्होंने जिजिया को रीइम्पोज कर दिया, इन्होंने तो वो कर दिया था एबोलिश, पर इन्होंने दोबारा जो जिजिया नॉन मुस्लिम पे टैक्स लेते थे वो दोबारा रीइम्पोज कर दिया लोगों पे। पिलग्रिम टैक्स भी रख दिया नॉन मुस्लिम पे। तो स्टूडेंट ये आपको बहादुर शाह जफर की पिलग्रिमी की है। एंड रिमूव देम फ्रॉम हाई पोस्ट, उनको हाई पोस्ट से भी हटा दिया। ही इंटरफियर्ड इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द राजपूत, और वो राजपूत के आंतरिक मुद्दे होते हैं जो उन पे भी इंटरफेयर करने लग गए। मेड देम हिज बिटर एनिमीज, अपने उन्होंने वो एनिमीज बना दिए। किसने? औरंगजेब ने। हिज रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑप्रेस द पीजेंट्स, और जो उनके रेवेन्यू ऑफिसर्स थे वो ऑप्रेस करते थे पीजेंट्स को, जो लोग काम करते थे। एंड दिस लेड टू अ डिसकंटेंटमेंट अमंग देम, और इससे वो संतुष्ट नहीं रहते थे वो लोग। दीज पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब लेड टू रिबेलियंस बाय द जाट्स, और इस पॉलिसी की वजह से जो औरंगजेब के खिलाफ क्या हो गया, रिबेल उठ गया, यानी कि विद्रोह। किसके थ्रू? जाट्स, बुंदेलास, राजपूत, सतनामीज, सिख और मराठा। औरंगजेब पॉलिसी ऑफ कंटिन्यूअस वार इन द डेक्कन फर्दर वीकेंड द एम्पायर, और औरंगजेब की जो पॉलिसी थी क्या करने की, लड़ाई करने की डेक्कन में, उसने उनके एम्पायर को और वीक बना दिया। बाय हिज एंडलेस वॉर्स इन द डेक्कन औरंगजेब लॉस्ट कंट्रोल ओवर इस एडमिनिस्ट्रेशन, और इस वजह से जो बहुत ही ज्यादा लड़ाई हुई, एंडलेस वॉर का मतलब जिनका कोई भी एंड नहीं था, कहाँ? डेक्कन में। जो औरंगजेब है उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे, यानी कि जो भी उनका प्रशासन था, और ऑफिसर से भी, जो ऑफिसर कहाँ की तरफ थे, नॉर्थ की तरफ। हिज लॉन्ग absence from the north emboldened the local chiefs and जमींदार्स to defy the local authorities, और इसी की वजह से, उनकी absence की वजह से, वो जो वहां के चीफ और जमींदार्स थे उन्होंने उन लोकल अथॉरिटीज को डिफाई, यानी कि वो नहीं मानते थे, वो अपना काम भी नहीं करते थे। और जो गवर्नर्स थे ऑफ पैटी स्टेट्स, उन स्टेट के जो कि क्या करने लगे, अब अपने को इंडिपेंडेंट मानने लगे। दीज वार्स ऑल्सो ड्रेन द रिसोर्सेज ऑफ द मुगल एम्पायर, और इसी वजह से जो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ उनका रीजन ये भी है। तो आपको यहाँ पे कॉज दे रही है। अब वीक सक्सेसर औरंगजेब के कौन थे? जो औरंगजेब के सक्सेसर थे वो उनमें को वो बिल्कुल इनकैपेबल थे, वो कैपेबल नहीं थे किसको मेंटेन करने के लिए, एकता को, इंटीग्रिटी को उस एम्पायर की। और उन्होंने वो अफेयर, यानी कि एम्पायर, अफेयर का मतलब मुद्दे आते हैं जो तकलीफें होती हैं, जिनको राजा को सोचना समझना उसके बाद डिसीजन लेना होता है, चाहे उनकी वो नीतियों से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी राजा के साथ एग्रीमेंट से लेके हो, ठीक है। तो उन अफेयर्स पे जो एम्पायर थे उन्होंने उनको ऐसे ही छोड़ दिया था। किसके हैंड पे छोड़ दिया था? नोबल्स के और गवर्नर्स के। द इंट्रिग्स ऑफ द नोबिलिटी मेड इट डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल्स टू रूल द एम्पायर पीसफुली, और जो वो लोग थे उनके लिए वो कठिन हो गया, लेटर मुगल्स के लिए कठिन हो गया कि उस एम्पायर को वो पीसफुली क्या कर सके, चला सके। एज एंड व्हेन द सेंट्रल अथॉरिटी ग्रू वीक, और जैसे ही जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो कमजोर पड़ने लगी, तो जो नोबल और गवर्नर है उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस मान ली, यानी कि जो नोबल और गवर्नर है वो इनके
जो उनका ऑर्डर मानते थे ना, उनके नीचे समझ लो आप काम करते थे, जैसे ऑफिसर होते हैं उनके नीचे और भी लोग होते हैं जो काम करते हैं। तो वैसे ही जो नोबल्स और गवर्नर्स थे, उन्होंने अपने को इंडिपेंडेंट साबित कर दिया, यानी कि हम उनके अंडर में रह के काम नहीं करेंगे। राइवलरी एमंग द नोबल, नोबल के एमंग यानी कि वॉर चलती, राइवलरी द्वंद होता था उनके बीच में। द मुगल नोबिलिटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, जो मुगल की नोबिलिटी थी उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया, ईरानीज, तुरानीज और हिंदुस्तानीज। देयर वाज अ स्ट्रगल फॉर पावर अमंग दीज फैक्शंस, और इन तीनों के बीच में लड़ाई होती रहती थी, स्ट्रगल होता रहता था पावर को लेकर। ईच फैक्शन ट्राइड टू विन ओवर द एम्परर, और हर एक चाहता था कि वो एम्परर को जीते, और पॉइजन हिज ईयर्स अगेंस्ट द अदर फैक्शंस, और उनके कान भरते थे। पॉइजन का मतलब उनके कान में किसी के वजह, जैसे ये जो तीनों थे ना ग्रुप, अब एक ने कान भर दिए राजा के दूसरे ग्रुप के लिए, तो ऐसे करके ईच फैक्शन ट्राइड टू विन ओवर द एम्परर, और जो फैक्शन था वो चाहता था कि एम्परर विन यानी कि वो वहां का साम्राज्य को जीत ले, और इसलिए वो राजा के कान भरते थे। दे टुक ओवर द रूल ऑफ किंग मेकर्स, और उन्होंने जो किंग मेकर्स थे उनके रूल को भी क्या कर लिया, ले लिया। एंड हैज कॉन्सिपरेसीज टू डिथ्रोन किंग्स, और उन्होंने बहुत षड्यंत्र रचे, किसको, किंग को डिथ्रोन यानी कि राजगद्दी से हटाने के लिए। रेज देयर ओन फेवरेट्स टू द थ्रोन, और अपने जिनको वो अच्छा मानते हैं उनको थ्रोन पे बैठाने के लिए। द फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ रूलर्स कॉज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, और जो फ्रीक्वेंट चेंज आया रूलर्स का, वो क्या है, उसका कॉज बना कि वहां की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी कि स्टेबिलिटी नहीं थी, और इसने वीकन कर दिया एम्पायर को। These nobles were interested in increasing their own power. ये जो nobles थे इंटरेस्ट थे अपनी ही पावर को इंक्रीज करने में, even in the face of foreign invasion, और किसके सामने भी, जो foreign invasion यानी कि जो बाहर के आक्रमण करते थे, जो nobles थे could not forge a united front and often collaborated with the invaders, और वो उनमें एकता नहीं थी, इसलिए जो भी इन्वेडर्स यानी कि आक्रमणकारी आते थे वो उनके साथ कोलैबोरेट कर लेते थे, समझौता कर लेते, उनकी तरफ हो जाते थे। तो ये है, तो उनके अपने नोबल में जब यूनिटी नहीं रही तो एम्पायर का जो डिक्लाइन था वो तो होना ही था। डिफेक्टिव लॉ ऑफ सक्सेशन, जो उनके लॉ ऑफ सक्सेशन थे वो डिफेक्टिव थे, उनमें डिफेक्ट था। जो मुगल थे उनके पास क्या नहीं था, डिड नॉट हैव अ लॉ ऑफ प्रिमोजेनिटर, वो उनके पास वो लॉ नहीं था। तो ये लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स, के बारे में पढ़ते हैं। अ लॉ अकॉर्डिंग टू विच द एल्डर सन बिकेम द हायर टू द थ्रोन, यानी कि इस लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो राजा का बड़ा बेटा है, एल्डेस्ट का मतलब बड़ा बेटा है, वही क्या बनेगा, सक्सेसर बनेगा, यानी कि वही क्या बनेगा, उत्तराधिकारी बोलते हैं जिसको, यानी कि जो गद्दी पे बैठेगा। तो ये था। तो जो मुगल्स हैं उनके पास कोई भी ऐसा लॉ नहीं था। इट इज अ लॉ वियर बाय द एल्डेस्ट सन वुड बी अ राइटफुल सक्सेसर टू द थ्रोन, ये लॉ है कि जिसमें जो बड़ा बेटा होगा वही क्या होगा, सक्सेसर होगा उस थ्रोन का, वही राजगद्दी पे बैठेगा। यानी कि तो डेथ थी किंग की। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो बहुत सारी वार थी, एक के बाद एक हुई, किसके बीच में, डेड रूलर के सन्स के बीच में, जो हमने पहले भी पढ़ लिया था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अर्ली मुगल द एबलेस सन ऑफ द डाइंग एम्परर गॉट द थ्रोन, और अर्ली मुगल के टाइम पे जो एबलेस सन था यानी कि जो योग्य बेटा था, ठीक है, तो वही क्या करेगा, उस एम्परर के मरने के बाद थ्रोन पे बैठेगा। बट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब वीकर रूलर्स ऑक्युपाइड द थ्रोन, बट औरंगजेब की डेथ के बाद जो कमजोर रूलर थे वो बैठने लगे थ्रोन पे, और जो कमजोर रूलर होगा वो कैसे चलाएगा अपने किंगडम को, एम्पायर को कैसे चलाएगा, तो इस वजह से डिक्लाइन हुआ यहाँ। दिस वाज बिकॉज पावरफुल नोबल्स एक्टेड एज किंग मेकर्स, और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो पावरफुल नोबल्स थे, जो उनके नोबल्स थे, ठीक है, तो वो क्या करने लग गए, किंग मेकर की तरह एक्ट करने लग गए। एंड पुट द वीकेस्ट ऑफ द प्रिंसेस ऑन द थ्रोन टू सूट दियर पर्सनल इंटरेस्ट, और क्या करने लग गए, उन्हीं को बनाने लग गए जिनके साथ उनका पर्सनल इंटरेस्ट था, उन वीक प्रिंस को बनाया जिनसे उनका जो मतलब है वो निकलता था, यानी कि जो भी उनका काम है वो हो जाए, बाकी वो ये नहीं देखेंगे कि इनमें उतनी कैपेबिलिटी है राजा बनने लायक या नहीं है, ठीक है, बस उन्होंने अपने मतलब के लिए, अपने काम के लिए उनको बना दिया। तो ये होता था स्टूडेंट उस टाइम। तो यहाँ पे पेंटिंग है जो किसको दिखा रही है, नोबल्स को दिखा रही है, मुगल कोर्ट, यानी कि जो राजा के अधीन काम करते थे वो थे नोबल्स, ठीक है, उस एम्पायर में। तो इन नोबल्स की वजह से ही ऐसा हुआ।
क्योंकि जो वीकेस्ट रूलर थे उन्होंने बनाए वो, और उसके बाद उन्होंने जैसे उनका मतलब हासिल हो गया, जब वो वीक रहे तो वो वॉर में भी डिफीट हो जाते थे। तो इस वजह से जो मुगल एम्पायर है उसको वो कैपेबल रूलर नहीं मिल पाया था और इसलिए वो डिक्लाइन हुआ। फॉर एग्जाम्पल इट वर द सईद ब्रदर्स, जैसे एग्जाम्पल बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो सईद ब्रदर्स है जिनको किंग मेकर्स कहा गया, उन्होंने रेस किया फारूक सैयर को। तो हमने अभी पढ़ा था ना कि उन्होंने फारूक सैयर को बनाया था 1713 में, और उसके बाद वो 1719 में क्या हो गए थे, उससे डिथ्रोन हो गए थे। व्हेन ही स्टॉप सर्विंग देयर इंटरेस्ट, जब उसने देखा कि अब हमें अपना मतलब हासिल नहीं हो रहा है, यानी कि जो हम काम करवाना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने 1719 में उनको राजगद्दी से हटा दिया। तो ऐसा था। वीक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था वो वीक था। कैसे? There were some inherent defects in the Mughal military administration. The Mughal army was organized more or less on the feudal lines. जो मुगल आर्मी उसको ऑर्गेनाइज या तो ज्यादा या कम किया जाता था फीडल लाइंस में। फीडल सिस्टम हमने पढ़ा था स्टूडेंट, जिसमें कि क्या है, जो फीडल सिस्टम का मतलब जिसमें जो राजा वगैरह है उनको एक वो क्या करते थे, वो अपने अपने अधीन के किसको रखते थे, नोबल्स वगैरह को रखते थे ना, ठीक है, और उनको क्या देते थे, उनको वो जो जमीन दे देते थे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता था उनको, उसकी वजह से वो ये देखते थे कि जो पीपुल है उनको लैंड दे दिया, ठीक है, और प्रोटेक्शन भी दे दी। किसके थ्रू? जो हायर रैंक के लोग होंगे, ठीक है, उनके थ्रू। और वो काम करते थे, और जो लोग उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उन लोगों को, जो लोग उस लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे और उन लोगों को जो हायर रैंक के थ्रू प्रोटेक्शन दी जाएगी, तो वो काम करेंगे उस पे, ठीक है। और वो जो नोबल्स है वो उसकी बजाय उन पे फाइट करेंगे। यानी कि अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत आती है, तो ये था ना फ्यूडल सिस्टम, तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि in which people were given land and protection by people of higher rank and worked and fought for them in return। यानी कि इसके बजाय जब उनको लैंड दिया जाएगा और उनके इसके बजाय वो ये काम करेंगे कि उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी हायर रैंक के थ्रू, और वो काम करेंगे और उनके लिए लड़ेंगे आप, ठीक है। इसका ही रिटर्न में ये था। तो फ्यूडलिज्म में ये था, और यहीं पे ये जो फ्यूडल लाइन्स है उसमें मुगल आर्मी को ज्यादा इंगेज कर दिया। और जहां की जो कॉमन सोल्जर थे वो क्या करते थे, जो मनसबदार है उनके साथ मिलके क्या करते थे, एम्परर को नहीं देखेंगे, वो केवल उनको देखेंगे, ठीक है। द सोल्जर्स केयर मोर फॉर दियर पर्सनल कंफर्ट्स, और जो सोल्जर्स थे वो किसको देखते थे ज्यादा, उनको किसकी ज्यादा केयरिंग थी, अपने पर्सनल कंफर्ट्स की, यानी कि उनको जो चीजें हैं वो मिल जाए बस, बाकी तो और उनको कोई मतलब ही नहीं था इनसे। तो स्टूडेंट मनसबदार क्या होते थे, वो रॉयल ऑफिसर होते थे जो रिस्पॉन्सिबल रहते थे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए और मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को मुगल एरा में, तो उनको बोलते हैं मनसबदार। तो वो जो कॉमन सोल्जर थे वो मनसबदार के साथ ही मिल गए, और एम्परर के साथ वो ज्यादा बात नहीं, यानी कि उनकी जो भी बात वगैरह हो गई एम्पायर से लेकर जो भी है वो केवल वहीं तक लिमिट थे। जो सोल्जर्स थे वो अपने पर्सनल कंफर्ट देखते थे और उनका ध्यान विनिंग बैटल में नहीं रहता था, वो केवल अपने आराम की चीजें सोचते थे। तो ऐसा तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि जो सोल्जर्स थे वो काम के नहीं थे। इन द 18th सेंचुरी द नंबर ऑफ मनसबदार इंक्रीज रैपिडली। अब जो नंबर ऑफ मनसबदार है, ठीक है, यानी कि जो मनसबदार है वो रॉयल ऑफिसर है, वो क्या हो गए, उनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो गया। अब ये डिफिकल्ट हो गया कंट्रोल करना उनको, और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल की एब्सेंस में जो मनसबदार थे वो मेंटेन नहीं करते थे उन ट्रूप्स को। दे वर रिक्वायर्ड टू, जितना उनको चाहिए था उनको मेंटेन भी नहीं कर पाते थे उनकी रैंक के अकॉर्डिंग। दिस अफेक्टेड द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द एम्पायर। इसने अफेक्ट किया स्ट्रेंथ को, किसके, मिलिट्री उस एम्पायर की मिलिट्री स्ट्रेंथ को अफेक्ट किया। फर्दर इन द 18th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स वर रिक्रूटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, और 18th सेंचुरी में बहुत ज्यादा सोल्जर्स को रिक्रूट लिया गया सेंट्रल एशिया से। सच हायर्ड सोल्जर्स विदाउट एनी रॉयल्टी वर अंडर अनट्रस्टवर्दी कस्टोडियंस ऑफ द मुगल एम्पायर। और वो जो हायर्ड सोल्जर थे वो, उनमें कोई भी लॉयल्टी नहीं थी, वो ट्रस्ट भी नहीं कर सकते थे उनपे, ठीक है। जागीरदारी क्राइसिस क्या था, जो मनसबदार थे और अदर ऑफिसर्स थे वो किसके थ्रू पेड करते थे, जागीर्स के थ्रू पेड करते थे। बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी अ क्राइसिस इमर्ज ड्यू टू एनॉर्मस, और 17th सेंचुरी के एंड तक जो क्राइसिस है क्या इमर्ज हुआ, किसकी वजह से हुआ, जो एनॉर्मस इंक्रीज हुआ किसके नंबर में, मनसबदार के नंबर में। टू बी असाइंड जागीर्स, यानी कि जिनको जागीर सौंपी जाती थी स्टूडेंट। एज एडिक्वेट नंबर ऑफ जागीर वर नॉट अवेलेबल,
A lot of crown land was converted into जागीर लैंड, जैसे कि एडिक्वेट यानी कि जो पर्याप्त जागीर थी वो अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए जो क्रोन लैंड है उसको कन्वर्ट किया गया जागीर लैंड में. दिस रिड्यूस द रेवेन्यू शेयर ऑफ द एम्परर. इसकी वजह से जो रेवेन्यू शेयर था एम्परर का वो क्या हो गया, कम हो गया. ठीक है, और इसकी वजह से उनकी पावर में क्या हो गया, डिक्लाइन, यानी कि इसकी वजह से जो उनकी पावर है वो भी कम कम होने लगी. अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस वाज दैट द अनसर्टेनिटी अबाउट मनसबदार. और जो दूसरा कॉन्सिक्वेंस परिणाम था इसका वो क्या था, अनसर्टेनिटी, यानी कि किसी चीज का पता ना होना. किसके बारे में, मनसबदार की. उनकी जो इनकम आ रही जागीर से उसने वीकन कर दिया किसकी स्ट्रेंथ को, आर्मी की स्ट्रेंथ को. स्टूडेंट तो ये था उस टाइम का. ठीक है, Another important consequence was that the uncertainty about Mansabdar. ये तो हमने पढ़ लिया था. This was because the number of troops to be maintained by each Mansabdar was determined by the salary. और ये इसलिए हुआ क्योंकि जितने भी ट्रूप्स थे उनको मेंटेन किया जाता था जो मनसबदार था उनके थ्रू, और वो डिटरमिन करते थे किसके थ्रू, सैलरी के थ्रू, और जो उनको अलाउंसेस दिए जाते थे जागीर के थ्रू. अटैच टू हिज मनसब, यानी कि जो वो मनसब थे, मनसब का मतलब उनके रैंक और पोजीशन के हिसाब से जो उनको पेड किए जाते थे. तो ये इसलिए था क्योंकि वो जितना उनको पेड करेंगे उतना ही वो ट्रूप्स मेंटेन करेंगे बस. इकोनॉमिक कंडीशन, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी मुगल एम्पायर की वो धीरे धीरे क्या होनी चाहिए, बेकार होने लगी. किसकी वजह से, औरंगजेब के रूल के क्लोजिंग ईयर, यानी कि अब क्या होना चाहिए, हो रहा था, उनका रूल समाप्त हो रहा था. एग्रीकल्चर वाज ruined ड्यू टू लॉन्ग जॉन वार्स. और एग्रीकल्चर भी क्या हो गया था, ruined हो गया था, यानी कि बिल्कुल ही बर्बाद हो गया था. किसकी वजह से, वार चलती थी लंबी लंबी, हायर टैक्स पेड होते थे, जागीरदारी क्राइसिस की वजह से और फेमाइंस की वजह से. मैनी ऑफ द हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज ऑल्सो सफर ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियस. और बहुत ज्यादा हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रीज सफर करना पड़ा उनको क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे. जो इनकम थी मुगल स्टेट की वो भी डिक्लाइन होने लग गई. क्यों, क्योंकि जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उन्होंने क्या कहा कि हम इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं, और जो मराठा की पावर है वो राइज होने लग गई, और उनका जो मैनेजमेंट था वो फिजिकल मैनेजमेंट वो बिल्कुल बेकार था. ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री सफर ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल. ट्रेड भी नहीं होता था, जब रॉ मटेरियल नहीं रहेगा तो ट्रेड कहां से होगा, चीजें कैसे बनेंगी. इंडस्ट्रीज ने भी वही सफर किया. इनसिक्योरिटी और एंडलेस वार की वजह से ऐसा होता था. Foreign invasions. The political instability in India gave an opportunity to the foreigners to invade India. जैसे हमने पढ़ा कि जो foreigners आए थे उन्होंने इंडिया को इन्वेड, आक्रमण किया, यानी कि यहाँ जो पर्शियन रूलर नादिर शाह वो कहाँ रहे, दिल्ली में रहे 57 डेज तक, और उन्होंने क्या ली, बहुत ज्यादा बूटी ली, इंक्लूडिंग द कोहिनूर डायमंड, यानी कि बूटी भी ली, कोहिनूर डायमंड भी ले गए. शाहजहां ज्वेल स्टडेड पिकॉक, यानी कि जिसमें ज्वेल लगे थे जिस पिकॉक में, वो भी ले गए. ठीक है, उनकी जो थ्रोन थी, जो नादिर शाह रिस्टोर्ड द मुगल एम्परर मोहम्मद शाह टू हिज थ्रोन. और नादिर शाह ने क्या करा, जो मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह को, ठीक है, तो उनकी राजगद्दी पे दोबारा स्टोर. बट मोहम्मद शाह हैड टू सीड ऑल द टेरिटरीज वेस्ट ऑफ इंडस फ्रॉम कश्मीर टू सिंध टू नादिर शाह. पर जो मोहम्मद शाह है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होने लगे, सीड यानी कि धीरे धीरे हारने लगे इन टेरिटरीज को जो यहाँ थी वेस्ट ऑफ इंडस, कश्मीर से लेकर सिंध तक और नादिर शाह तक. ठीक है, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है वो आपको यहाँ पे पिक दे रही है. ऑफ नादिर शाह एक्सपोज द हिडन वीकनेस ऑफ द मुगल एम्पायर. जो इन्वेजन यानी कि आक्रमण किया नादिर शाह ने, ठीक है, उन्होंने मोहम्मद शाह को क्या कर दिया था, मुगल एम्पायर थे जो, उनको डिफीट कर दिया था, और इसकी वजह से उन्होंने रास्ता खोल दिया किसके लिए, जो और भी आगे आक्रमण होने लगे, जो बाहर से आए आक्रमण करने के लिए इंडिया में. और इनमें से एक थे अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने भी आक्रमण किया, जिन्होंने कितनी बार किया, 5 टाइम, यानी कि 1748 से लेकर 1761 तक. इन 1761 जो अहमद शाह अब्दाली है उन्होंने डिफीट कर दिया मराठास को, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, उसमें कब हुई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, 1761 में. द डिफीट ऑफ मराठास पुट एन एंड टू द होप दैट मराठास वुड सक्सीड द माइटी मुगल्स एज द सुप्रीम पावर इन इंडिया. जो डिफीट हुआ मराठा का, उसने एक उनके लिए होप क्या कर दी, बंद कर दी, आशा बंद कर दी. और इससे ये हुआ कि जो मराठा है उन्होंने माइटी मुगल्स को तो सक्सीड कर लिया, पर वो सुप्रीम पावर नहीं बन पाए. क्यों, क्योंकि वो हार गए थे किससे, अहमद शाह अब्दाली से, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में. एसेंडेंसी ऑफ द ब्रिटिश. और जो ब्रिटिश की एसेंडेंसी, यानी कि जब उसके बाद कौन आए थे, ब्रिटिश आए थे ना, उन्होंने यहाँ क्या किया था, अपना रूल किया था, तो उसी के बारे में है वो. English East India Company's schemes of territorial conquest were revived during 1740s. तो इंग्लिश इंडिया कंपनी की स्कीम थी टेरिटरी को कॉन्क्वेस्ट करने की, वो रिवाइव हो गई, फिर से आ गई 1740s में. द इन्वेजन बाय
नदीर शाह रिवील्ड द डिक्लाइन ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, और जो नदीर शाह ने इन्वेजन किया, आक्रमण किया था, उसने ये दिखा दिया कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसका धीरे धीरे क्या होने लग गया, डिक्लाइन होने लग गया। इसने ब्रिटिश को अपॉर्चुनिटी दे दी, क्यों? क्योंकि वो समझ गए थे जो मुगल एम्पायर था वो पावरफुल एम्पायर था, मराठास भी हार गए हैं, उसके बाद जो ब्रिटिश को ये मौका मिल गया कि वो अपनी पॉलिटिकल कंट्रोल को इंडिया में एक्सपेंड करें, पूरा फैलाएं। The internal strife between the Marathas and their defeat in 1761 at the Third Battle of Panipat, और ये जो मराठा और किसके बीच में, अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ ना, ये जो डिफीट हुई ना मराठा इसकी 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, जिसमें कि जो अफगान है यानी कि अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने क्या हराया उनको, तो इसने जो ब्रिटिश है उनको मदद की कि वो इंडिया के मास्टर बने। तो स्टूडेंट ऐसे शुरुआती जो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर है उसने, यानी कि उसकी जो कमियां थी, जो भी कमियां थी जो हमने पढ़ी कॉजेज वगैरह, उसकी वजह से, ठीक है, उसकी वजह से जो इन्वेजर आए, इन्वेजन हुए इतने सारे, ठीक है, और इतने सारे जो भी बाहर से आए, उन्होंने, अफगान्स आए, चाहे वो ब्रिटिश आए, उन्होंने जो भी यहाँ रूल किया इंडिया में और जितना वो यहाँ से ले गए, तो इसकी वजह से वो अगर मुगल एम्पायर का ऐसा करके डिक्लाइन नहीं होता तो हो सकता है कि इसमें पावरफुल रूलर भी बनते, बट जो हमने कॉजेस पढ़े उनका जो रिजल्ट है उसकी वजह से यहाँ इन्वेजन होते रहे। सो स्टूडेंट, ये था डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर चैप्टर। आई होप आपको ये क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करना ना भूले, अपने फ्रेंड की हेल्प करें शेयर करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।